India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया की पूर्ण गणना की मांग करने वाली दूरसंचार कंपनी की याचिका खारिज कर दी है। तय रकम एजीआर के रूप में दूरसंचार कंपनीज को होगा चुकाना। सुप्रीम कोर्ट ने अपील दायर करने में देरी के लिए सीबीआई को फटकार लगाई। नए निदेशक से समय पर फाइलिंग सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। मणिपुर हाईकोर्ट ने कोविड के इलाज के लिए गोबर इस्तेमाल करने पर फेसबुक पोस्ट करने वाले पत्रकार किशोर चंद्र वांगखिमचा की रिहाई का दिया आदेश। मुआवजे पर भी कोर्ट देगा फैसला। पॉक्सो एक्ट को गलत तरीके से लागू करने पर मद्रास हाईकोर्ट ने जजों पर जताई नाराजगी। कहा, पॉक्सो कोर्ट के जजों को तमिलनाडु स्टेट जुडिशियल एकेडमी में लेनी चाहिए ट्रेनिंग। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग द्वारा मांगी गई एजीआर बकाया की पुनर्गणना की मांग करने वाली दूरसंचार कंपनीज की याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल, साथ ही टाटा टेलीसर्विसेज द्वारा दायर आवेदनों को खारिज करते हुए आदेश सुनाया। पीठ ने 19 जुलाई को आवेदनों पर आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा था कि पहले के एक आदेश के मद्देनजर पुनर्मूल्यांकन प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने समायोजित सकल राजस्व या एजीआर गणना में त्रुटियों के सुधार के लिए भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित अन्य दूरसंचार कंपनियों की याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले दूरसंचार क्षेत्र की निगरानी संस्था टेलीकॉम वॉचडॉग ने सरकार से कर्जग्रस्त वोडाफोन आइडिया की 8,292 करोड़ की बकाया राशि के भुगतान के लिए समय देने के अनुरोध को खारिज करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई को भारतीय एयरटेल, वोडा आइडिया और टाटा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2020 में दिए गए अपने आदेश में कहा था कि टेलीकॉम कंपनियों को सरकार द्वारा तय रकम एजीआर के रूप में चुकाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंपनियां एजीआर की रकम नहीं चुकाना चाहती, इसीलिए खुद को दिवालिया घोषित कर रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक एजीआर के तहत 1.47 लाख करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें सबसे ज्यादा वोडाफोन आइडिया को 50,399 करोड़ और भारतीय एयरटेल को 25,976 करोड़ रुपए जमा करना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में इस मामले पर टेलीकॉम कंपनियों का कहना था कि एजीआर बकाया की गणना गलत तरीके से की गई है, इसीलिए दोबारा गणना करने के आदेश दिए जाए। दरअसल टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में एजीआर के लिए दोबारा गणना किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की है। याचिका के मुताबिक सरकार ने कई जगह लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज गलत जोड़ा। साथ ही सरकार ने कई बिलों को 2 बार जोड़ दिया। दूरसंचार विभाग एजीआर की गणना टेलीकॉम कंपनियों की कुल आय पर कर रहा है, जिसमें कंपनियों के लाभ के साथ साथ प्रॉपर्टी बिक्री पर कमाए लाभ और डिपॉजिट इंटरेस्ट भी शामिल है। वहीं टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ सेवाओं पर होने वाली आमदनी को एजीआर का हिस्सा मानना चाहती हैं। टेलीकॉम कंपनियों की मांग है कि उनके कुल लाभ को एजीआर का हिस्सा माना जाए। ऐसे में वोडाफोन आइडिया, एयरटेल को दोहरा झटका लगा है। इस महीने की शुरुआत में संस्था ने दूरसंचार मंत्री को लिखे गए एक पत्र में कहा था कि कंपनी अपनी शेयरों की बिक्री या प्रवर्तकों के पूंजी निवेश के जरिए अपनी बकाया राशि का भुगतान कर सकती है। वोडाफोन आइडिया ने अप्रैल 2022 में दे 8,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्पेक्ट्रम किस्त के भुगतान के लिए सरकार से 1 साल की रियायत मांगी है। इसके अलावा एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एजीआर की गणना में त्रुटियों को लेकर याचिका दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट।
सीबीआई की ओर से अपील दाखिल करने में हुई देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। जांच एजेंसी को नसीहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के निदेशक से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आइंदा अपील दायर करने में देरी न हो। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक एजेंसी अब यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और पर्याप्त निगरानी तंत्र स्थापित करेगी कि अपील बिना देरी के दायर की जाए। सीबीआई द्वारा बहुत देरी से अपील दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के निदेशक से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि आइंदा अपील दायर करने में देरी न हो। दरअसल नवंबर 2018 में रायपुर में सीबीआई के विशेष जज ने एक आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 26 जून 2019 को ये फैसला उलट दिया और आरोपी को बरी कर दिया। इस मामले में सीबीआई ने अपील दायर करने में देरी की। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक एजेंसी अब ये सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र स्थापित करेगी कि अपील बिना देरी के दायर की जाए। पीठ ने कहा कि एसएलपी दाखिल करने में भारत संघ की ओर से देरी हुई है और देरी को माफ करने का आवेदन, इसके लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पीठ ने कहा कि कोविड-19 की सही व्याख्या की मांग की गई है और पूरी अवधि के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्च 2020 में महामारी की शुरुआत से बहुत पहले एचसी के फैसले पारित किए गए थे। एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने स्वीकार किया है कि सरकार की ओर से देरी हुई है और पीठ से इस मामले पर गुण दोष के आधार पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये जालसाजी और गबन का मामला है। ये पीसी अधिनियम के तहत एक मामला है, कृपया मामले के तथ्यों को देखें। दरअसल नवंबर 2018 में रायपुर में सीबीआई के विशेष जज ने आरोपी को धारा 467, 468 और 120 बी आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया और 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 26 जून 2019 को ये फैसला उलट दिया और आरोपी को बरी कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने लापरवाही बरतते हुए अपील दायर करने में 647 दिनों की देरी कर दी। देरी के लिए माफी के आवेदन में कोविड और लॉकडाउन का कारण दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोविड के कारण देरी की व्याख्या स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निर्णय मार्च 2020 में महामारी की शुरुआत से पहले का था। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सीबीआई से कहा कि हमारा विचार है कि सीबीआई को ये सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की देरी न हो। न्यायालय ने कहा कि हम सीबीआई निदेशक को आईसीटी प्लेटफॉर्म पर अपील दायर करने की निगरानी के लिए आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाने का निर्देश देते हैं ताकि देरी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट। मणिपुर हाईकोर्ट ने कोविड के इलाज के लिए गोबर इस्तेमाल करने पर फेसबुक पोस्ट करने वाली एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए पत्रकार के किशोर चंद्र वाघखिमचा की रिहाई का आदेश दिया। इससे पहले एरेंट्रो लिचोवाम को भी रिहा किया गया था। इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। मणिपुर हाईकोर्ट ने पत्रकार किशोर चंद्र वाघखिमचा को अंतरिम रिहाई का निर्देश दिया है। पत्रकार किशोर चंद्र वाघखिमचा ने कोविड-19 के कारण भाजपा नेता की मौत पर अपने फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था। अपने इस फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कोविड-19 के इलाज के लेकर लिखा था कि गोबर गौमूत्र ने काम नहीं किया। किशोर चंद्र की पत्नी द्वारा दायर एक पत्र याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश पीडी संजय कुमार और न्यायमूर्ति नोबिन सिंह ने एक्टिविस्ट पत्रकार किशोर चंद्र को रिहा करने का आदेश दिया है। किशोर चंद्र के वकील एडवोकेट चंगंथम विक्टर ने कहा कि रिहाई का आदेश पारित कर दिया गया है। इसके साथ ही मुआवजे के मामले में 24 अगस्त हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश और मणिपुर हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को संबोधित रंजिता द्वारा दायर पत्र याचिका में कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत एरेंट्रो लिचोंबाम और किशोर चंद्र वांगखेम दोनों को एक ही आधार पर गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एरेंट्रो को रिहा करने का आदेश दे दिया है, लेकिन किशोर जेल में बंद है। पत्र याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि न्याय के हित में किशोर के खिलाफ एनएसए को रद्द करने के लिए गृह विभाग, मुख्य सचिव और जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए कई प्रयास किए गए, जिसे एरेंट्रो के खिलाफ रद्द कर दिया गया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ओशाम देवन सिंह और महासचिव बी पेमानंद मितेई की शिकायत पर किशोर चंद्र वाघखिमचा को गिरफ्तार किया गया था। उन पर एनएसए के आरोप लगे। दिलचस्प बात यह है कि वाघखिमचा उन याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता देशद्रोह की धारा 124A को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मणिपुर हाईकोर्ट का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा एरेंट्रो के मामले में दिए गए उनकी रिहाई के आदेश के संदर्भ में आया।
भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत किशोर चंद्र की प्रारंभिक गिरफ्तारी के लिए उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इम्फाल ने टिप्पणियों के साथ जमानत दी थी। हालांकि जमानत के आदेश के तुरंत बाद उन्हें एरेंट्रो लिजोबॉम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सेबी एक्ट की धारा 24A के तहत अपराधों की कंपाउंडिंग के लिए बाजार नियामक सेबी की सहमति अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसके लिए विशेषज्ञ निकाय की राय लेना जरूरी है। इस संदर्भ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने कहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड के पास विचाराधीन अपराधों की सुनवाई के फैसले को वीटो करने का कोई अधिकार नहीं। नियामक और अभियोजन एजेंसी, प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण या फिर एसएटी और अदालतों को इसके विचार लेने चाहिए, क्योंकि ये एक विशेषज्ञ निकाय है। शीर्ष अदालत ने कहा कि निवेशकों की सुरक्षा के हित के लिए और प्रतिभूति बाजार की स्थिरता के लिए सेबी के विचार जानना अनिवार्य है। आगे शीर्ष अदालत ने कहा कि धारा 24A के तहत दंडनीय अपराधों की कंपाउंडिंग के लिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अदालत को मार्गदर्शन के सेबी के विचार लेने चाहिए। शीर्ष अदालत का फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर आया जिसमें सेबी अधिनियम की धारा 24A के तहत अपराधों की कंपाउंडिंग के लिए प्रकाश गुप्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज कर दिया, जिसमें एनसीआर और भारत के अन्य शहरों में कोविड-19 महामारी के दौरान सभी पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था, जहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब था और यह कहते हुए कि अधिकारी AQI की श्रेणी के अनुसार पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दे सकते हैं। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने आदेश दिया कि इसे एनजीटी के आदेश में संबोधित किया गया था और आगे किसी स्पष्टीकरण या विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। शुक्रवार की सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता PS नरसिम्हा ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि एनजीटी आदेश अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ में शीर्ष न्यायालय के फैसले से अलग है, जो कि पटाखों के अंधाधुंध उपयोग और ग्रीन पटाखों के उपयोग की वकालत से संबंधित है। कोर्ट ने कहा कि उत्पादन की अनुमति है, जो लोग पटाखों का उपयोग करना चाहते हैं वे अनुमति के साथ ही ऐसा कर सकते हैं। एडवोकेट JSI दीपक ने तब एक व्यक्तिगत रिटेलर की ओर से अपनी दलीलें दी। उन्होंने आगे कहा कि एनजीटी के आदेश ने उन्हें संसाधनों के बिना छोड़ दिया है और स्पष्टता की कमी उन्हें अपना पैसा खोने में सक्षम बना रखी है। हालांकि बेंच इस सबमिशन पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं थी। उन्होंने कहा कि खुदरा विक्रेता अनिवार्यता का दावा नहीं कर सकता है और एक श्रेणीबद्ध मानदंड निर्धारित किया गया। दिसंबर 2020 में एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति AK गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने उन क्षेत्रों में पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था जहां पर कोविड-19 महामारी के मद्देनजर AQI खराब था। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय आभासी मध्यस्थता ग्रीष्मकालीन स्कूल 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने विवाद समाधान में मध्यस्थता की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने सशक्तिकरण और समाज में बदलाव लाने के एक उपकरण के रूप में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में त्रिनादा और टबको पर ब्रेन स्पीयर्स की अपील न्यायालय के जज, साथ ही कॉमनवेल्थ और लॉयर्स एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष जस्टिस ऑफ अपील वैशिष्ट V कोकराम भी मौजूद थे। CJI रमन्ना ने कहा कि मध्यस्थता मौजूदा दौर में संघर्ष समाधान का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है और भविष्य में जिसकी प्रासंगिकता बढ़ जाएगी। उन्होंने भारत सिंगापुर मध्यस्थता शिखर सम्मेलन में दिए अपने भाषण को संदर्भित किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत में आमतौर पर मध्यस्थता का चलन था। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने न केवल आधुनिक भारतीय न्यायिक प्रणाली का ढांचा बनाया, बल्कि उन्होंने ये मिथक भी गढ़ा कि न्याय और विवाद समाधान के लिए काले कोट, गाउन और दलीलों की आवश्यकता होती है और ऐसे मिथकों और विचारों को दूर करने का समय है। वास्तविकता भारत में अधिकांश मामलों में वादी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से पीड़ित है। उन्हें विवाद समाधान का त्वरित, सस्ता, सुविधाजनक तरीका चाहिए। उन्होंने कहा कि विवाद समाधान के साधन के रूप में मध्यस्थता लागत, प्रभावी समय की बचत कराने में सक्षम और पार्टियों के लिए सुविधाजनक है। उन्होंने कहा कि हालांकि मध्यस्थता की तुलना में पारंपरिक मुकदमों में हमेशा एक पक्ष असंतुष्ट रह जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट की अपील होती है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया लंबी हो जाती है। केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई, जिसमें केरल जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमों को चुनौती दी गई है, क्योंकि इन नियमों के तहत बच्चे के जन्म को पंजीकृत करवाने के लिए पिता के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य है। संक्षेप में यह मामला कहा गया है कि इस तरह की शर्त एकल माताओं या सिंगल मदर्स के लिए भेदभावपूर्ण है। याचिकाकर्ता कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से गर्भवती हुई है, जिसमें एक डोनर से शुक्राणु को स्वीकार करना शामिल है और उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाना है। याचिकाकर्ता ने नियमानुसार बच्चे की जन्म मृत्यु को पंजीकृत करवाने के लिए पिता का विवरण देने की आवश्यकता से व्यथित होकर यह याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरुणा पेश होंगी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उपरोक्त नियमों के फॉर्म 1 से 9 के अवलोकन से पता चलता है कि वे सिंगल मदर्स और सिंगल मदर से
पैदा होने वाले बच्चों के दृष्टिकोण से अन्यायपूर्ण है, अवैध और मनमानी है। फॉर्म में केवल पिता का नाम भरने का प्रावधान है और पिता का नाम पर इस तरह का आग्रह करना अवैध है, क्योंकि ये असंभव है। हालांकि याचिकाकर्ता के एक बार शादी हो चुकी है, लेकिन वो अपने पति से अलग हो गई थी और बच्चे का पिता उसका पूर्व पति नहीं है। याचिकाकर्ता खुद अज्ञात डोनर के विवरण से अवगत नहीं, इसलिए बच्चे के जन्म के पंजीकरण के लिए पिता के विवरण की आवश्यकता असंवैधानिक है। उसने तर्क दिया कि उसके निजता के अधिकार और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। ये भी तर्क दिया कि इस तरह के प्रावधान जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की अधिकारित है और इसके अलावा उसने ये भी प्रस्तुत किया है कि एक बच्चे व्यक्ति के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से एक मां के विवरण को बाहर करना लिंग के आधार पर भेदभाव है। इस प्रकार ये मनमाना आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। अश्लील फिल्मों के निर्माण के आरोप में गिरफ्तार हुए उद्योगपति राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ गईं। शुक्रवार को मुंबई की किला कोर्ट अदालत ने उनकी पुलिस हिरासत 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। इस दौरान उनके सहयोगी रेयान शार्प ने भी हिरासत में होगा और राज कुंद्रा को बैखाला जेल से कोर्ट ले जाया गया, जहां पुलिस की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी पुलिस हिरासत को 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। उधर कुंद्रा पुलिस हिरासत बढ़ाने के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे। इस दौरान उनके सहयोगी रियान थारपे और साथी हिरासत में रहेंगे और राज कुंद्रा को बैखाला जेल से कोर्ट ले जाया गया, जहां पुलिस की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उनके पुलिस हिरासत को 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। फरवरी 2021 में सामने आए इस केस में अब तक राज कुंद्रा सहित 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने कोर्ट में राज कुंद्रा को 7 दिन और पुलिस हिरासत में रखने की मांग की। पुलिस ने कोर्ट से कहा कि अभी इस मामले में और जांच का होना सबूतों का मिलना बाकी है, इसके लिए उन्हें समय चाहिए। कोर्ट में मुंबई पुलिस ने बताया कि उन्हें संदेह पोर्नोग्राफी द्वारा कमाया गया पैसा ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस वजह से राज कुंद्रा की यस बैंक अकाउंट और यूनाइटेड बैंक अकाउंट की जांच की जाए और साथ ही राज कुंद्रा जांच में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा और जांच के दौरान उनके द्वारा पूछे जा रहे सवालों को उनके पास कोई जवाब नहीं और अब तक इस मामले में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में हैं, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पिन के साथ। India Legal presents Courts Roundup.